Week 3 is about prescriptive models. ठीक है, तो प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल में हमारे पास दो मॉडल्स आते हैं। एक वाटरफॉल हैं जो अभी हम पढ़ेंगे इसको, और एक है इंक्रीमेंटल मॉडल। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल को, जिसमें हमारे पास वाटरफॉल एक मॉडल आता है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर याद हो, क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोसेस फ्लो, जिसमें मैंने आपको चार किस्म के प्रोसेस फ्लो के बारे में बताया था। जिसमें जो हमने पहले जो डिस्कस किया था वो था लीनियर प्रोसेस फ्लो। ठीक है, और साथ ही हमने फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़, अगर आपको याद है तो वो भी हमने डिस्कस किए थे क्लासेस में। कम्युनिकेशन, प्लानिंग था, मॉडलिंग था, कंस्ट्रक्शन था और डिप्लॉयमेंट था। ठीक है, तो यही पांच के पांच एक्टिविटीज़ जो है ये वाटरफॉल मॉडल में इस्तेमाल होते हैं, बल्कि ये हर एक मॉडल में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, लेकिन चेंज क्या है, हर एक मॉडल का जो प्रोसेस फ्लो है वो चेंज होता है। ठीक है, तो अगर आपको प्रोसेस फ्लो अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने एक पढ़ा था लीनियर प्रोसेस फ्लो। ठीक है, जो सिक्वेंशियली हर एक फेज जो है वो सिक्वेंशियली स्टेप बाय स्टेप जो है तो एग्जीक्यूट होता है। तो वाटरफॉल मॉडल का जो फ्लो है दैट इज लीनियर प्रोसेस फ्लो, यानी ठीक है, इसलिए लीनियर प्रोसेस फ्लो है। ठीक है, तो वाटरफॉल मॉडल को इसलिए लीनियर सिक्वेंशियल भी इसे कहते हैं, क्योंकि इसका जो फ्लो है दैट इज लीनियर सिक्वेंशियल, और इसको क्लासिक लाइफ साइकिल भी कहते हैं। तो ये वाटरफॉल मॉडल जो है ये बहुत ही बेसिक पुराना मॉडल है हमारे पास। ठीक है, लेकिन आजकल बहुत कम इस्तेमाल होता है। क्यों इस्तेमाल होता है वो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो वाटरफॉल मॉडल को प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल इसलिए कहते हैं बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़, एक्शंस, टास्क्स, वर्क प्रोडक्ट, क्वालिटी एश्योरेंस, चेंज कंट्रोल मैकेनिज्म्स। ठीक है, तो इसलिए ये सारे जो है ये इस प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल के एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, तो इसलिए वाटरफॉल मॉडल को जो है प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, तो वाटरफॉल मॉडल में भी हमारे पास यही सेम हमारे पास फ्रेमवर्क, जो 5 फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ है ये सारे वाटरफॉल मॉडल में भी हमारे पास आते हैं। जो पहला एक है हमारे पास फीसिबिलिटी स्टडी। ठीक है, तो फीसिबिलिटी स्टडी क्या है, यानी टेक्निकली, फाइनेंशियली एस्टिमेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, प्लेटफॉर्म एक्सेट्रा। ठीक है, जो कस्टमर और जो टीम के दरमियान में एक मीटिंग कंडक्ट होता है। ठीक है, कि आया ये जो सॉफ्टवेयर जो ये कस्टमर बनाना चाहता है ये फीसिबल है भी नहीं इन टर्म्स ऑफ टेक्निकली, फाइनेंशियली, एस्टिमेशन आ जाता है इसमें, टाइम फैक्टर भी आ जाता है। ठीक है, बजट भी इसमें आ जाता है। क्या ये फ्लेक्सिबल होगा या नहीं, क्या इसमें जो है आपके सिस्टम में ये फ्लेक्सिबल रन होगा, या बाद में आप इसमें चेंजेस करा भी सकते हैं या नहीं, कौन सा प्लेटफॉर्म आप इसके लिए इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो क्या है, एक इनिशियल मीटिंग होता है बिटवीन कस्टमर एंड ए टीम। दूसरा स्टेप जो हमारे पास आता है फिर वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन का आ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेप्स जो है ये हमारे पास आते हैं कम्युनिकेशन में आ जाता है, और ये हमारे पास प्लानिंग में आ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेप हमारे पास कम्युनिकेशन और प्लानिंग में हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, एनालाइज द थिंग डिस्कस्ड इन स्टेप 1, SRS डॉक्यूमेंट विल बी क्रिएटेड। अब क्या है कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होता है कि एंड स्पेसिफिकेशन, इस फेज में हमारे पास क्या होता है, यानी उन सब चीज़ों को जो स्टेप 1 में डिस्कस किया होता है उसको उस पर एनालिसिस करते हैं टीम के। ये कस्टमर जो आया था ना, ठीक है, उसके लिए क्या है, एक SRS डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एक डॉक्यूमेंट होता है, हार्ड फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, एक एग्रीमेंट साइन होती है बिटवीन ए कस्टमर एंड ए टीम। ठीक है, कि क्या क्या टूल्स लगेंगे, कितने टाइम में बनेगा, कितना बजट
बजट इस पे लगेगा, कौन कौन किस प्लेटफॉर्म में ये डेवलप होगा, कौन कौन से सिस्टम, कितना रैम, कितना हार्ड डिस्क, कौन से रिसोर्सेज इसके लिए लगेंगे, इसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी, इसके मेंटेनेंस किस तरह से की जाएगी। ठीक है, तो इस सब के लिए एक SRS डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है और फाइनली यानी वो एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन ए कस्टमर एंड ए टीम। ठीक है, तीसरा जो फेज़ है वो डिज़ाइनिंग का फेज़ है, यानी वो हमारे पास मॉडलिंग का फेज़ आता है। ठीक है, तो डिज़ाइनिंग के फेज़ में क्या होता है कि यानी मॉडलिंग, ठीक है, आपके सिस्टम का आर्किटेक्चर आप डिज़ाइन करते हो, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर आप डिज़ाइन करते हो। ठीक है, जिस तरह घर के लिए एक नक्शा बनाते हो तो इस तरह आप जो है तो सिस्टम के लिए, उस अपने सॉफ्टवेयर के लिए एक जो है एक मॉडल तैयार करते हो, एक लेआउट आप लोग उसके लिए बनाते हो, यूज़र इंटरफेस आप बनाते हो कि यूज़र का इंटरफेस किस तरह होगा, जिसमें डेटाबेस डिज़ाइन होता है, ठीक है, DFD डिज़ाइन होता है, डाटा फ्लो डायग्राम, यानी जो आपके सिस्टम में जो ये डाटा होगा ये किस तरह से फ्लो करेगा, ERD डिज़ाइन होता है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, यानी लेट सपोज एक आपके जो एक वेबसाइट बना रहे हो उसमें एक ऑप्शन है कंट्री, तो कंट्री क्या है, ये एक एंटिटी है, इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या है हमारे पास, स्टेट है, सिटी है, एड्रेसेस है, पॉपुलेशन इन ईच सिटी। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ये एट्रीब्यूट्स है कंट्री के। ठीक है, तो इसके लिए फिर क्या है, ERD डायग्राम्स बनेंगे, फ्लो चार्ट्स इसके लिए बनेगा। ठीक है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स बनेंगे इसके लिए। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम खैर ये हम इंशाल्लाह डिज़ाइनिंग का जो वीक हम पढ़ेंगे तो ये सब उसमें हम फिर स्टडी भी करेंगे। तो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम क्या होता है, आप जब प्रोग्रामिंग करते हो तो उसमें आप ऑब्जेक्ट्स जो है तो डिफाइन करते हो। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये टाइम टू टाइम अपनी स्टेट को चेंज करता रहता है। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट हमारे पास चेंज हो रहा है इसके आपके सिस्टम पर क्या असरात हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स आप डिज़ाइनिंग में बनाते हो। ठीक है, तो क्या है कि एक आर्किटेक्चर आप लोग ड्रॉ करते हो, एक डायग्राम आप लोग बनाते हो अपने सॉफ्टवेयर का, उसका बैक एंड डिज़ाइन करते हो कि डेटाबेस किस तरह से होगा उसका, और इसका फ्रंट एंड जो है वो डिज़ाइन करते हो। ठीक है, तो वो हमारे पास डिज़ाइनिंग के फेज़ में आता है। ठीक है, फिर हमारे पास है कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग। ठीक है, एंड इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग। तो ये हमारे पास जो है ये कंस्ट्रक्शन के फेज़ में आ गया हमारे पास। ठीक है, तो कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है, ये हमारे पास अब क्या है, इम्प्लीमेंटेशन यानी कंस्ट्रक्शन का फेज़ स्टार्ट हुआ। ठीक है, आप लोग सिंपली आप लोग प्रोग्रामिंग करते हो, क्या क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपने इस्तेमाल करनी है, जैसे C हो गया, C++, जावास्क्रिप्ट, HTML, पाइथन। ठीक है, कौन कौन से प्रोग्राम्स आप बैक एंड के लिए, कौन कौन से फ्रंट एंड के लिए आप इस्तेमाल करोगे। आप फाइनली जो है वो कोडिंग जो है आप अपनी टीम में डिवाइड कर देते हो कि ये वाला बंदा डेटाबेस का करेगा, ये वाला C++ का काम करेगा, ये वाला जावा का काम करेगा। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग भी आप लोगों ने कर दी, जो सबसे लंबा फेज़ होता है वो कोडिंग का होता है, प्रोग्रामिंग भी आप लोगों ने कर दी। फिर आप लोग क्या करते हो, टेस्टिंग करते हो। ठीक है, जिसमें सबसे पहले जो टेस्टिंग की जाती है दैट इज़ ए यूनिट टेस्टिंग। ठीक है, तो यूनिट टेस्टिंग क्या होता है, टेस्टिंग ऑफ कोड इन स्मॉल यूनिट्स। ठीक है, जो आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स आप लोगों ने लिखे होते हैं उस छोटे छोटे प्रोग्राम को आप सेपरेटली जो है उसको आप रन करते हो और उसको आप जो है उसमें आप एरर्स निकालते हो और उसको आप करेक्ट करते हो, उसकी टेस्टिंग करते हो। जैसे लेट सपोज आप लोगों ने एक छोटा सा लूप का प्रोग्राम लिखा है, जैसे नेस्टेड लूप का एक छोटा सा प्रोग्राम आप लोगों ने लिखा होता है, तो आप उस छोटे से प्रोग्राम को सेपरेटली आप उसकी टेस्टिंग करते हो, उसमें एरर्स निकालते हो। ठीक है, तो ये कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग हुआ। फिर क्या है, इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग। तो इंटीग्रेशन और सिस्टम टेस्टिंग में क्या होता है कि इंटीग्रेट स्मॉल यूनिट्स, यानी जो छोटे छोटे से प्रोग्राम्स की आप लोगों ने अलग अलग से टेस्टिंग की होती है, फाइनली आप उस छोटे छोटे यूनिट्स को, उस छोटे छोटे मॉड्यूल्स प्रोग्राम्स को आप इंटीग्रेट करते हो, उसको कंबाइन करते हो और उस पर टेस्टिंग अप्लाई करते हो एरर्स निकालने के लिए। ठीक है, तो ये जो यूनिट टेस्टिंग है और इंटीग्रेशन सिस्टम टेस्टिंग, ये भी हम इंशाल्लाह जब इसके इनका अपना टाइम आएगा तो ये हम फिर डिटेल में करेंगे। ठीक है,
तो जैसे लेट्स सपोज मैंने कहा ना कि आप लोगों ने नेस्टेड लूप के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, 7-8 प्रोग्राम्स लिखे हैं, वो 7-8 प्रोग्राम्स को आप अलग अलग से टेस्ट कर रहे हो, दैट इज़ ए यूनिट टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है, जो 7-8 लूप के प्रोग्राम्स आप लोगों ने लिखे होते हैं नेस्टेड लूप के, तो उसको फाइनली कंबाइन करके उस पर आप लोग टेस्टिंग अप्लाई करते हो, तो वो हमारे पास इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहलाता है। सिस्टम टेस्टिंग में क्या क्या होता है हमारे पास, यानी परफॉर्मेंस टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग, स्केलेबिलिटी टेस्टिंग। जैसे परफॉर्मेंस टेस्टिंग आप ले ले, यानी सिस्टम टेस्टिंग में जो आप लोगों ने जो सॉफ्टवेयर बनाया होता है, जो प्रोग्रामिंग आप लोगों ने की होती है, उसके क्या क्या असरात आपके सिस्टम पर पड़ सकते हैं, ठीक है। तो उस पर आप उसको हम सिस्टम के टेस्टिंग कहते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्स दे रहा है जब हम उसको अपने उस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम पर रन करते हो, तो वो किस तरह से जो है रिस्पॉन्स दे रहा है। लोड टेस्टिंग, यानी लेट सपोज के जब हम उसको रन करते हैं, ठीक है, तो हमारे सिस्टम पर कितना लोड उसका पड़ता है, साथ में कुछ और प्रोग्राम्स हम उसमें रन कर रहे हैं, तो क्या हमारा सॉफ्टवेयर जो है हमारे सिस्टम को स्लो कर भी रहा है या नहीं, क्या हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है ये स्केलेबल है भी या नहीं। तो हम मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम टेस्टिंग पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। अल्फ़ा टेस्टिंग अप्लाई करते हैं। अल्फ़ा टेस्टिंग जो टीम जो टेस्टिंग कंडक्ट करता है उसको अल्फ़ा टेस्टिंग कहते हैं। बीटा टेस्टिंग होती हैं, ठीक है। बीटा टेस्टिंग जो है वो कस्टमर जो है कंडक्ट करता है, यानी कस्टमर जो है उसका जो फ्रंट एंड है उसको रन कर रहा है, क्या कस्टमर को कोई मुश्किलात आ रही हो, वो उसको सही तरीके से रन नहीं कर पा रहा हो, ठीक है। तो दैट इज़ जो कस्टमर जो टेस्टिंग करता है वो बीटा टेस्टिंग होता है, ठीक है। तो फाइनली ये सारी टेस्टिंग भी हो गई, ठीक है। फिर क्या होता है कि जो है डिप्लॉयमेंट का फेज़ स्टार्ट हो जाता है। फाइनली जो सॉफ्टवेयर है वो आप लोगों ने अपने कस्टमर को डिप्लॉय कर दिया। फिर जो है मेंटेनेंस का फेज़ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो मेंटेनेंस का फेज़ हमारे पास क्या होता है, यानी अपने उसको मुख्तलिफ अपने सॉफ्टवेयर में मज़ीद चेंजेस करना, ठीक है, और अपने सॉफ्टवेयर में मज़ीद चेंजेस करना, उसको इन्हांस करना, उसमें चेंजेस लाना, उसको अपडेट करना, ठीक है। तो दोबारा आप अपनी टीम के पास जाओगे और ये सारे फेजेस जो है दोबारा से आप लोग जो है तो रिपीट करोगे, ठीक है। तो जो वाटरफॉल मॉडल में जो सारे एफर्ट्स जो लगते हैं, जो 60% एफर्ट्स जो लगते हैं ना, वो मेंटेनेंस के फेज़ में लगते हैं। 40% तो ये सारा आ जाता है, और जो 60% जो एफर्ट्स होते हैं इन वाटरफॉल मॉडल, वो मेंटेनेंस के फेज़ में होता है। अब वो कैसे होता है और क्यों होता है, और ये जो वाटरफॉल मॉडल है ये हमारे पास जो है कैसे प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है, ये हम इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। और इन सब स्टेजेस को मैंने डिटेल से इसलिए नहीं किया क्योंकि ये सारे जो हैं, ये सारे फेजेस हम जो जितने भी 3 वीक्स हमने पढ़े हैं क्लासेस में, तो ये सब हम लोगों ने दोबारा से रिपीट मैंने आप लोगों को किया हुआ है।